हमने अभी तक कुछ एक बातें समझी, जो अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है उसमें हमने कुछ एक बातें समझी। हम लेज़ली हेजल्टन की फर्स्ट मुस्लिम के पेज नंबर 8 पे हैं। पेज नंबर 8 का दूसरा पैराग्राफ। तो अगर आपको याद हो, पिछली बारी हमने वी फिनिश्ड ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस कि कैसे, हाउ डिड अ मर्चेंट बिकम ए रेडिकल रीथिंकर, हाउ डिड द मैन हाउंडेड आउट ऑफ मक्का टर्न एक्साइल इनटू अ विक्टोरियस बिगिनिंग, हाउ डिड ही सक्सीड अगेंस्ट ऑल सच ऑड्स। यहाँ पे हमने हमारी बात को मुकम्मल किया था। फिर हेजल्टन कहती हैं कि इन सवालों का जवाब देना ना, इसके लिए ज़रूरी है कि एक बायोग्राफर्स प्रिविलेज और रियल पर्पस, इसको एग्जर्ट करना पड़ेगा। जो टास्क मेरे सामने है, इसके जवाब हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने प्रिविलेज एज अ बायोग्राफर यूज़ करूं। अब ये प्रिविलेज आगे डिस्क्राइब होता है। फिर ये प्रिविलेज है एम्पैथी और इमेजिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है समझना, हद से ज़रूरी है समझना। इन अनदर कॉन्वर्सेशन नॉट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, जो आप लोग मेरे साथ लाइव होते हैं, वो उनका ये फ़ायदा हो जाता है कि वो और कॉन्वर्सेशंस, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी साथ होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था एम्पैथी और सिंपैथी एक बार, और उसमें एम्पैथी में हमने डिस्कस किया स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस वाली चीज़, कि कैसे जो एक के अंदर की कैफियत है उसको आप रेप्लिकेट करें अपने अंदर, उसको एम्पैथी कहते हैं। तो लेज़ली हेजल्टन कहती है मुझे अपनी प्रिविलेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो प्रिविलेज है एम्पैथी, कि आई वुड हैव टू फील like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What's he feeling? And only then would I be able to know the real purpose. What's he trying to do? What's he trying to achieve? Now, this is also important. Why does she want to do this? Why would anyone want to do this? For that, you have to take a lesson on history. What is history? What do we do when we do history? History is not remembering the facts. History starts after facts have been uncovered. जब फैक्ट्स आ गए आपके सामने, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ, ये एसरटेन हो गए, ए बी सी डी ई हुआ, अब हिस्टोरियन का काम हो गया शुरू। हिस्टोरियन बोलेगा अब ए इसलिए हुआ, ए की वजह से बी इसलिए हुआ, सी इसलिए हुआ। सो वी वुड नाउ गिव ए थियरी ऑफ हिस्ट्री। Why did these things happen? Now that is the purpose why history is done. Otherwise, our students ask in our classrooms कि क्या करना है फैक्ट्स याद करके, क्या करना है डेट्स याद करके, क्या करना है हिस्ट्री पढ़ के, क्या फ़ायदा हिस्ट्री पढ़ के। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें। कोई भी पढ़ाई हम करते हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें। ये भी हमको बताता है इल्म का मकसद असली में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल है, सीखना। तो कुछ सीखें, हिस्ट्री से भी कुछ सीखते होंगे तभी इसको पढ़ते हैं। हिस्ट्री में जो लेसन्स हैं उनको डिराइव करना ज़रूरी है, अदरवाइज हिस्ट्री मुकम्मल नहीं हुई। तो why did the things take place the way they did? What repercussions? And if we want to do something, what has happened once such a thing was done in the past? And also, if we want to accomplish something, how was it accomplished in the past? हिस्ट्री में ये सारे लेसन्स हैं। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस हिस्ट्री में भरा पड़ा है। वी आर ऑल्सो ए सिविलाइजेशन। इफ वी वांट टू राइज, how did previous civilizations rise? If we are on the verge of fall, how would we know? We would know by looking at how previous civilizations. Now, this is not just for a secular Muslim. This is for a traditionalist Muslim, equally important. In fact, more important. Because a detached view of history from a secular point of view still wants these things to be known for the purpose of doing history. थोड़ी सी जॉबलेसनेस कम हो जाएगी। लेकिन हमारे तो मज़हब का ये
क्या कहते हैं उसको, एक मुद्दा है. आवर रिलीजन प्लेसेस अ केस फॉर डूइंग दिस. हाउ, वेयर? ऐसी कोई हदीस है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आर्थर टॉइन भी आएंगे, उनकी एक किताब होगी, उसको पढ़िएगा, या एक विल ड्यूरेंट आएंगे, या एक H.G. वेल्स आएंगे? नहीं, ऐसा कोई हदीस नहीं है, मेरे सामने तो नहीं है. लेकिन कुरान का खुद का मुकदमा इसी थेरी पे बेस्ड है. अगर आपको कभी मौका मिले कुरान शरीफ पढ़ने का, आई मीन विद मीनिंग, अदरवाइज तो मुसलमान बाय एंड लार्ज पढ़ते हैं, विद मीनिंग अगर पढ़ने का मौका मिले तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे कि अल्लाह ताला ऑफन साइट्स द स्टोरी ऑफ प्रीवियस नेशन एंड देन लुक व्हाट वाज देयर फेट. ऐसे मुकम्मल करते हैं कि फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने ऐसा किया, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ. ये क्या है? ये हमको बताने वाले हैं अल्लाह ताला कि देखो, न सुधरोगे तो मिट जाओगे, दास्तां भी न बचेगी दास्तानों में. देख नहीं रहे हो इरम का शहर? फिर देखो हमने कैसे सैलाब लाया, कैसे तूफान आया, और कैसे कौम ख़त्म होगी. तो तुम नहीं सुधरोगे. वुड यू नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? तो कुरान का सेंट्रल मुकदमा भी हिस्ट्री पे बेस्ड है. अब ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिस्ट्री पे बेस्ड है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हिस्ट्री पे काफ़ी हद तक बेस्ड है. So the prophet's message then to the Meccans would be, have you not read Arthur Toynbee? Have you not seen what happens to civilizations that do not pay heed, that do not listen? Do you not know what happens to people who are like donkeys laden with books, but rotten in character? Have you not read story of civilization by Will Durant? So that would be the message. So now we understand what is history. It is not just the facts, it's also why something happened. What were the intentions behind the people who did certain acts? Why was the ship made by Hazrat Nuh? So all of those things. Now this why is not there in the facts. Facts सिर्फ facts हैं. ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. ये खुद में नहीं बताएंगे ऐसा क्यों हुआ. ये क्यों कहाँ से पता चलेगा? ये क्यों सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर सकता है कॉन्शियस माइंड. ये एक कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है. जिसके अंदर कॉन्शियसनेस और इख्तियार होगी, वही ये मेटाफिजिकल रियलिटी को ढूंढ सकता है. इन कुरानिक केस अल्लाह ताला tells us why things happened the way they did. For the facts which are in front of us, what about them? Who would do it? The historian has to do it. And when it comes to the life of a particular person, who would do it? The biographer would do it. The biographer would tell us why did a certain thing happen? What could have been the reason? And now we know from, once we understand empathy, to understand a person why he or she is doing whatever he or she is doing, I need to be empathetic. I need to empathize with the person. I need to fit myself in his or her shoes. And then I would be able to say, why did she act the way she did? Why did he act the way he did? So I exercised my privilege of empathy. Now understand what she is saying once again. To answer such questions requires exerting the biographer's privilege and real purpose, which is not merely to follow what happened, but to uncover the meaning, the relevance within the welter of events. ये है इस लाइन का मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा. मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों किया जो किया, क्यों हुआ जो हुआ, कैसे हुआ जो हुआ. और वो जानने के लिए, वो समझने के लिए मुझे एम्पैथाइज करना पड़ेगा. इसका मतलब हुआ weaving together the complex elements of Muhammad's life, creating a three-dimensional portrait, not so much at odds with the authorized version as expanding it. क्या हुआ इसका मतलब? इससे ये नहीं समझना कि अब आप खड़े हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ओ ये कुछ करने वाली है, ये कुछ नया बोलेंगी. अब कह रही है नहीं, मेरा मकसद ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब है कि मैं हुजूर की ज़िंदगी के जितने भी हो सके मुझसे
components, threads. He's a father, he's a son, he's a cousin, he's a relative, he's a friend, he is a man, he is a human, he is a prophet, he is a husband, he is the political head of state, he is rich, he is poor, he has all of these. He is military commander, he is an orator, he is a philosopher, he is a lawgiver. So all of these characters, we could mention only 16 right now, we can extend it further. I would have to look at all of these threads individually and then knit them together into a sweater kind of a thing, into a beautiful sweater, a 3-dimensional portrait of the person who was wearing it. Yes, तमाम threads जिनके जिसमें मुबारक पे हैं, इन थ्रेड्स को मुझे वापस इकट्ठा करना पड़ेगा कि मुझे पता चले कि इसके अंदर तो कौन था. और ये पोर्ट्रेट नेसेसरी नहीं है इट वुड बी एट ऑड्स विद द ऑथराइज्ड वर्जन. नहीं, ये ज़रूरी नहीं. इट इज़ रादर एक्सपेंडिंग इट. ये उसकी और डेप्थ, वो अभी सतह बता रहा है ऑथराइज्ड वर्जन, मैं उसकी डेप्थ पता करना चाहती हूँ. वो कहता है कि ये है लेक सुपीरियर, ये जो सामने है दिख रहा है. मैं कहना चाह रही हूँ लोगों को कि नहीं, लेक सुपीरियर इसके अंदर बहुत नीचे तक है. चलो मैं दिखाती हूँ आपको कितना नीचे तक. यहाँ पे थोड़ा ग्रामर का भी लेसन ले लीजिए. आप में से जिनके सामने ये किताब होगी, आपने देखा होगा ऑथराइज्ड इन्वर्टेड कॉमास में है. इन्वर्टेड कॉमास में रखने का मतलब हुआ इनडायरेक्टली, लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि कोई ऑथराइज्ड वर्जन है नहीं असली में. ऑथराइज से यहाँ मतलब कोट अनकोट ऑथराइज, लोग जिसे ऑथराइज कहते हैं. अब लोग किसको ऑथराइज कहते हैं? रहीकुल मखतूम को, सीरत रसूलुल्लाह को, किसको? हमारे पास तो कोई ऑथराइज वर्जन नहीं है सीरत का. तो क्या गलत कह रही है? गलत नहीं कह रही है. यहाँ पे ऑथराइज का मतलब हुआ बाय एंड लार्ज जो हयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होती है लोगों के भी, उनकी ज़िंदगी जो बयान होती है लोगों के भी, उसको इन्होंने ऑथराइज्ड कहा है यहाँ पे. जिसको बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी. इफ़ यू से दैट फ्रॉम द पल्पिट ऑफ ए मॉस्क, लोग उसको रेडिली एक्सेप्ट करेंगे. वो ऑथराइज्ड वर्जन है यहाँ पे. तो इससे हम क्या समझे इस वाले एक पैराग्राफ से, कि ये जो हुजूर की ज़िंदगी के इंटीमेट सवालात है, इनका जवाब हासिल करने के लिए वी हैव टू बी एम्पैथेटिक. नाउ देन लेट्स मूव अवे फ्रॉम द बुक फॉर अ मिनट. इफ शी इज करेक्ट, which I believe she is, then for our own lesson, to understand the Prophet, to know the Prophet, does one just need to read a seerah, or does he need to feel the seerah? Does he need to empathize with the Prophet sallallahu alaihi wasallam? अपने अंदर क्या उसको भी कैफियत पैदा करनी होगी कि वो महसूस कर सके हुजूर को. इसका जवाब भी एफर्मेटिव ही होगा. To answer these questions, to know the Prophet would be to feel for him. And that's why it's an affair of love. It cannot be an affair of pure academic disinterest. So if a person wants to learn from Sirat Rasulullah, he has to be in love. Otherwise, it will be a purely academic exercise which is dead and rotten to its core. Why dead and rotten? Whatever is dead rots in time. And whatever is devoid of soul is dead. Soul makes things intimate. Material makes them detached. Material cannot touch another material. It's not possible. It's the soul which gets inside material. सोल कोने से कोने को कवर कर लेता है, मटेरियल नहीं कर सकता. मटेरियल हमेशा अलग ही रहेगा, वो कभी दूसरे के अंदर नहीं हो सकता. Only one monad can occupy one space at one particular time, but the soul pervades all. तो ये डिटैच्ड होता है एकेडमिक एक्सरसाइज. ये टेबल पे रखी बुक होती है और आप सेपरेट अलग एक चेयर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा. इनफैक्ट पूरे इल्म में ही नहीं चलेगा.
तो फिर ये क्या है? अगर पूरे इल्म में ही ये नहीं चलेगा तो ये जो प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज होती है ये क्या है? ये समथिंग है विच masquerades as इल्म। क्या है वो फिर कभी और डिस्कस करेंगे। कहती ब्रिटिश फिलोसफर और हिस्टोरियन R.G. कॉलिंगवुड, बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनको कोट किया है। यहाँ पे भी हमारे लिए 2 लेसन है कम से कम। पहला लेसन, अच्छी किताबें पढ़ेंगे अच्छे लोगों तक पहुंचेंगे। मैकियावेली से मैं इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू दिस बुक, अदरवाइज नहीं जानता था। इस बुक में आगे आप देखेंगे मैकियावेली कोट हुए हैं काफ़ी बारी, उनकी प्रिंस। तो यहाँ पे आपको पता चला, लोग पूछते रहते हैं कि कैसे, हाउ वुड वी लैंड इन अमंग गुड बुक्स? बाय रीडिंग गुड बुक्स। हाउ डू यू रीड गुड बुक्स? बाय लिसनिंग टू गुड पीपल। हाउ डू यू रीच गुड पीपल? बाय बीइंग गुड। So it starts once again with you. That's the first lesson. The second lesson, the great British philosopher and historian. All ilm is finally rooted in first principles. All ilm, मैंने बोला all, कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई आएंगे चचा आर्ग्यू करने के लिए कि नहीं ये है ना, नहीं। अगर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे होल्ड नहीं, आप किसी भी मामले में इल्म में मोतबर नहीं है, दीन के मामले में भी नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने पास्ट में कहा है। पीपल हु डू नॉट हैव होल्ड ओवर फर्स्ट प्रिंसिपल, दे आर नॉट, वो मोतबर दीन में भी नहीं होंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को हम इस वक्त ले सकते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फिलॉसफी। तो इसका इल्म अगर नहीं है आप कुछ और नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं। हमारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, हमें पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए और उसमें आगे भी बढ़ना है। लेकिन जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं ये आपको पता ही नहीं होता। हमारे बच्चे इसी गलत फहमी में हैं कि दे अंडरस्टैंड द वाई ऑफ थिंग्स वाइल दे अंडरस्टैंड द हाउ ऑफ थिंग्स। तो फलसफे का इल्म, ये हिस्टोरियन कर क्या रहा है जो ये कर रहा है, ये कैसे पता होगा? और अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ी ट्रेजिडीज में से एक है जो हमारे साथ हुई है, वो ये है कि हमारे ब्राइटेस्ट माइंड्स गो इनटू साइंस वेयर दे आर डिवॉइड ऑफ ऑल फिलॉसफी, सो दे आर इमैस्कुलेटेड, डेड एंड रॉटन, एंड दे आर गुड फॉर नथिंग नाउ। वो अब अपना साइंस करते रहेंगे विदाउट नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। एंड द वर्स्ट ऑफ द लॉट गोज इनटू सोशल साइंसेस where they do get a hint of philosophy, but they themselves lack the capability to use the tools. What grave injustice taking place in modern societies. And it is one of the reasons why our civilization is suffering. So, the history student in Kashmir University, the history student in JNU, the history student in whatever university he or she is, doesn't have good hold over philosophy, I can tell you that. Sociology students are taught Weber, Auguste Comte, positivism. That is the chapter they hate the most. Ask any sociology student, which chapter did you dislike the most? They would tell you, positivism kya hota hai. We don't understand what is positivism. How can you understand positivism without knowing anything about Thales? You would say, what has Thales to do with पॉजिटिविज्म? सारी बहस शुरू हुई अर्ली ग्रीक्स ने स्टार्ट कर दी, जिस वक्त थेल्स ने बोला पानी से निकला सब कुछ। कोई आया, एरिस्टोफेनीज, हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज, फिर ऐसे करते एक सोक्रेटिस आया, फिर एक प्लेटो आया। उसकी बातें जो थी, अफलातून कहते ना, अफलातून प्लेटो थे। फिर एरिस्टो ने कहा कि नहीं सर, यू आर डेयर बट ट्रूथ इज डेयरर। आपकी ये बात से सहमत नहीं है तो फिर अपनी बात बताए एरिस्टो साहब। तो बताई उन्होंने फिजिक्स और मेटाफिजिक्स। ऐसे करते करते सिलसिला आगे बढ़ गया। मुसलमानों ने उस इल्म को उठाया और आगे पहुंचाया। फिर इब्न सीना आए, उनसे पहले भी स्कॉलर्स आए।
तो फिर इमाम गजाली आए, इब्न रुश्द आए, ऐसे काम आगे बढ़ता गया। तो इसी सिलसिले में एक और हस्ती आई, एक्विनास, उनके यहाँ फिर सिलसिला आगे बढ़ा, करते करते डेकार्ट आ गए, फिर सिलसिला आगे बढ़ा, स्पिनोजा आए, लाइबनीज आए, लॉक आए, बर्कले आए, ह्यूम आए। इनकी आपस की बहस की वजह से कांट आए, हीगल आए, ब्रैडली आए, यहाँ से ब्रिटिशर्स के यहाँ और हस्तियाँ आई, बर्टन रसल आए, विटगेनस्टाइन आए, वियना सर्कल आया। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट, इन सबसे पहले एक फ्रांसिस बेकन आए, फिर ऑगस्ट कॉम्ट आए, और ये फलसफा आपके सामने आया पॉजिटिविज्म का। टू अंडरस्टैंड इट, you have to have hold over all philosophy. But why do you want to understand it? You want to understand it because you want to know what you are doing when you are doing history. Sir, you have no idea, no clue, and you are doing injustice to your own subject by not understanding what is it that we do in history. And part of the conflict that we face in our academic circles is exactly this. The disconnect between academia and students is because of this reason. This meaning is hidden in this one line. The great British philosopher and historian, first a philosopher then a historian, R.G. Collingwood maintained in the idea of history. हिस्ट्री नहीं, व्हाट इज हिस्ट्री, इसको हिस्टीरियोग्राफी कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि किसी भी हिस्टोरिकल फिगर के बारे में लिखने के लिए यू नीड एम्पैथी एंड इमेजिनेशन। एम्पैथी एंड इमेजिनेशन, एक तो आपको महसूस करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और आपकी सोच में भी वुसअत होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पे प्योर स्पेकुलेशन नहीं है कि हवा में तीर मार रहे हैं, वैसी इमेजिनेशन नहीं। ये इमेजिनेशन है रूटेड, दैट मीन्स हुजूर जो एक्ट कर सकते थे 1000 में से एक कर सकते थे। जिस वक्त उन्होंने जो एक्ट किया वो हजारों एक्ट्स में से एक होगा। जैसे ही डिसाइडेड टू हैव से फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, he decided that in front of him would have been hundreds of choices. He can retreat, he can go with war, he can have some other peace treaty, some other clauses to the treaty, he can have all of these things, और इसमें आप ऐड करते जाएं। He could have himself remained silent and sent someone else and given him the entire authority कि you see whatever you feel like that is accepted. तो ये 1000 के 1000 की जब आपके पास इमेजिनेशन होगी, या आप अपनी इमेजिनेशन में ये हजारों चीज़ें ला सकते हैं, तभी जाकर आप हमको बता सकते हैं हुजूर ने जो चूज किया वो क्यों किया होगा। The best explanation can only be given of what he did when we know almost all of what he did not. That requires imagination because that has not taken place. Of what is, no imagination is needed, empirical. Of what is not, imagination is needed. And that's why Plato said, if you cannot do abstract thinking, please do not enter my class. He used the word mathematics. Mathematics is abstract thinking. So if you cannot do abstract thinking, please do not enter this place. And I would extend that further. If you do not have imagination, please do not read anything. Concentrate on a skill, earn great livelihood. That is equally ibadah. वो भी इबादत ही है, उसमें कोई मसला नहीं है. But no need to get here. So empathy and imagination. अब इस लाइन को समझिए कि इमेजिनेशन का मतलब कह रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहानियाँ बनाऊंगी आउट ऑफ थिन एयर. नहीं, इसका मतलब है कि मैं जो पता है उसको परखूंगी. What is known, I'll take that and I'll examine it in the full context of time and place. पूरा एक एक थ्रेड को मैं जांचूंगी. ये करना है मुझे. ये काम होता है जब आप बायोग्राफी लिख रहे होते हैं. कहानी के एक एक स्ट्रैंड को परखना और उसको इंटरट्वाइन करके एक थिक ब्रेड ऑफ रियलिटी वो बनाना. चोटी बनाते हैं ना हम, बालों को इकट्ठा करके, एंड वी मेक अ ब्यूटीफुल ब्रेड.
वैसे बनाना है मुझे। अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं द डायनेमिक्स ऑफ व्हाट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड विद कंसिडरेबल अंडरस्टेटमेंट एंड रिमार्केबल लाइफ, कि इस रिमार्केबल लाइफ को रिमार्केबल लाइफ कहना एक अंडरस्टेटमेंट है, और ऐसी लाइफ को अगर समझने की हमें जसारत करनी है, कोशिश भी करनी है, वन दैट वुड रेडिकली चेंज द वर्ल्ड, एक ऐसी जिंदगी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और अभी भी बदल रहा है, वी मस्ट अलाउ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इंटीग्रिटी ऑफ रियलिटी एंड वी हैव टू सी हिम एज अ होल। दैट मीन्स हमें उनकी जिंदगी को अप्रोच करना पड़ेगा विद ऑनेस्टी, विद एक्यूरेसी। हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उस कॉम्प्लेक्सिटी का, उस नुआंस का जो उस एग्जिस्टेंस के आसपास थी। We have to recognize the full spectrum of his experiences, achievements. We cannot oversimplify or distort what's happening. And we have to see him whole. We cannot skip a portion of him. We cannot reduce him to a mere symbol or a legendary person. We have to comprehensively indulge in his life and examine it. We have to consider all of its aspects, which is not entirely the spiritual aspect, which oftentimes is missed. And one of the things that is often missed by Muslims is the cultural aspect, because culture is something that has been bashed for last 100 years, and the new Muslim, हमारी age का Muslim, doesn't understand the importance of culture. So we have to see him whole. That means we have to see also his social and cultural dimension. We have to see his political dimension, his personal dimension. He is a husband as well. He is a friend as well. This holistic approach, this is crucial, ताकि हम अप्रिशिएट कर पाएं उनके इन्फ्लुएंस की डेप्थ को, हम उनकी जिंदगी को महसूस कर पाएं अपनी जिंदगी के हर पहलू में। दोस्ती कैसे निभाते हैं, जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया हो उसके साथ वफादारी कैसे करते हैं। याद करें वो मौका जब हुजूर ने हज़रत अबू बकर के लिए ऐसा कहा। He used the word Sahaba specifically for him at that moment. Our relationship with our lover, the Prophet said, forgive him, he is my lover. Of your friend, of whom I am the Mawla, he is the Mawla. Of his close companions, and all of these things. So, we would have to see him as a whole, and only then we would be able to feel him in whole, in our whole life. Otherwise, you would only feel him जब आप ये पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं या नात शरीफ पढ़ रहे हैं, and he would be limited to a symbol that only is invoked when a naat sharif is read. It becomes like a retreating ceremony, which is symbolic in meaning and doesn't affect any lives at all. It is like hurling a flag, which you salute and then you leave. That's what you feel like. To see him as a whole. His story is an extraordinary confluence of man, time, culture. 3 दरिया हैं, एक इंडिविजुअल, उसका वक्त और उसके हालात। ये 3 चीजें। ये एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता है, a deceptively simple one though. Why him? Why Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Why in 7th century? Why in Arabia? ये सवाल है। और just to think in these terms, she says, is both exciting and daunting. Excitement भी है इसमें, लेकिन ये टास्क की एनॉर्मिटी भी हम पे जाहिर हो जाती है इमीडिएटली। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। एक्साइटमेंट तो है, नात शरीफ तो लिख लिया, लेकिन सोच रहे हो कि कितना बड़ा टास्क है जो तुमने कर लिया। तो लेज़ली हेजल्टन कह रही हैं कि इट्स डॉन्टिंग एज वेल। क्यों? क्योंकि एक हाथ से तो ऑन वन साइड यू आर गोइंग डायरेक्टली इनटू ए माइनफील्ड,
क्योंकि यहाँ पे लोगों के डीपली हेल्ड बिलीफ्स हैं और उस वजह से अनविटिंग प्रीकंसेप्शंस हैं, अनइंटेंशनल प्रीकंसेप्शंस है, कल्चरल एजम्पशंस हैं यहाँ पे, और उसके डायरेक्ट अंदर आप जा रहे हैं। कब कौन सा पटाखा फूटेगा यू डोंट नो। ऑन द अदर हैंड इन सवालात का जवाब जब देते हैं सो वो जो मिरर है जिसपे धूल है वो साफ हो जाता है, वो जो ग्लास है जिसपे धूल है और अंदर कहीं हुजूर है, वो शीशा साफ हो जाता है, हमें बेहतर दिखते हैं अंदर कौन है। So once we see him clearly, we understand how he accomplished his journey from powerlessness to power, from anonymity to renown, from insignificance to lasting significance. The Arabs were unknown people. Who knew Arabs? कहते थे अहमद दीदात कि even Alexander passed them by. इसमें ये बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है। इवन अलेक्जेंडर पास देम बाय। अलेक्जेंडर वाज देयर टू कॉन्कर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को कॉन्कर करने निकले हैं सिकंदर, और सिकंदर भी कह रहा नहीं इनको नहीं करना, इनको रहने दो, द डेजर्ट अरब्स, क्या करना इनके साथ, क्या लेना देना इस पूरे बंजर रेगिस्तान में, इसमें कौन सा गुल खिलेगा, कुछ नहीं खिलेगा इसमें। और फिर कहते थे अहमदीदा प्रोबेबली कोट करते थे वो शायद मिशनर को, लुक द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट है, वर्ल्ड अननोन हैज बिकम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट। within a few years the prophet was able to do that, from anonymity to renown. Nobody knew them, living there in हजारों किलोमीटर तक डेजर्ट ही डेजर्ट, जाएगा ही क्यों कोई यहाँ। From insignificance to lasting significance. और सिग्निफिकेंस के बारे में क्या कहना, आज तक स्कॉलर्स इसका जिक्र करते हैं। एक वक्त था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका शायद 11वां एडिशन, वो लिस्ट करती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप वो वाली एंट्री पे जाते तो लिखा था द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स उनके डिस्क्रिप्शन में। मुझे लेटेस्ट का नहीं पता, अब शायद ना लिखा हो। माइकल एट हार्ट ने वर्क किया तो बोला कि सबसे इन्फ्लुएंशियल हस्ती। लेमार्टिन कहते कि बाय द स्टैंडर्ड्स विद विच ह्यूमन ग्रेटनेस कैन बी मेजर्ड, is there any human greater than him? But what is at the center of this person that makes him such? For that, we would need to understand his life. We would have to afford him the integrity of reality and see him as a whole. We would have to empathize and develop our imagination. This all we shall do in these subsequent sessions, inshallah.